आवाज अड्डा, मैं हूं तमन्ना। फिजा में ही सियासत है तो हर बात को सियासी चश्मे से ही देखा जा रहा है। यहां तक कि यूनियन बजट में भी विपक्षी दलों को राजनीति नजर आ रही है। आज 11 पार्टियों ने चुनाव आयोग को अर्जी दी कि बजट की तारीख 1 फरवरी से टालकर 8 मार्च के बाद कर दी जाए। इन पार्टियों को डर है कि अगर 5 राज्यों के चुनाव में वोटिंग के ठीक पहले बजट का ऐलान होता है तो इससे बीजेपी को वोटरों को लुभाने का मौका मिलेगा। तर्क है कि 2012 में भी जब इन्हीं राज्यों में चुनाव हुए थे तब यूपीए सरकार ने खुद बजट को टाल दिया, लेकिन बीजेपी इस दलील को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। सरकार और विपक्ष एक बार फिर आमने सामने हैं। इस बार सियासत की वजह बना है बजट। इस साल बजट 1 महीने पहले यानी 1 फरवरी को पेश हो रहा है और 4 फरवरी से शुरू हो रहा है विधानसभा चुनाव का दंगल। विपक्षी पार्टियों को लगता है कि सरकार बजट में वोटरों को रिझाने वाले ऐलान का दांव खेल सकती है। अगर वो बजट में कई कंसेशन देंगे तो उससे रूलिंग पार्टी को लाभ होता है और जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, इलेक्शन के खिलाफ है और लोकतंत्र के खिलाफ है। उस समय बजट रखना जरूर जो रूलिंग पार्टी है, सरकारी पार्टी है, वो अपने हक में उसको इस्तेमाल कर सकती है। चुनाव आयोग को इसमें हस्तक्षेप करना होगा, क्योंकि ये फिर फ्री फेयर इलेक्शन का जो पूरा एक आइडिया है उसको ये कलुषित करता है। केंद्र और महाराष्ट्र में बीजेपी की साथी शिवसेना ने भी विपक्ष के सुर में सुर मिला दिए हैं। जो घोषणाएं होती है बजट में वो हमेशा पॉलिटिकल घोषणा होती है, उसको तो सब लोग विरोध करेंगे और फिर एक बार सदन नहीं चलेगा, हंगामा होगा। तो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। उधर सरकार ने विपक्ष की मांग को सियासत करार दिया है और बजट की तारीखों में बदलाव से साफ इनकार किया है। केंद्र का बजट और राज्यों का हिसाब किताब का कोई मुकाबला नहीं है। केंद्र अपनी जगह काम कर रहा है और अपने हिसाब से हम ये बजट बहुत पहले से तय कर चुके थे। ये देश के विकास से जुड़ी हुई बात है, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के विकास से जुड़े हुए बजट जनरल बजट नहीं होते। इसलिए हमें लगता है कि जो सरकार ने फैसला किया है वो बजट 1 फरवरी से ही होगा और उसमें जो है वो सियासत नहीं करनी चाहिए। 11 पार्टियों ने चुनाव आयोग से बजट टालने की मांग की है। इस पर चुनाव आयोग जल्द फैसला लेगा, लेकिन इस नए बवाल ने यह भी सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या बजट को राजनीति से अलग देखा जाना चाहिए। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी क्या राय है? क्या राज्यों के चुनावों के पहले बजट की तारीख बदलनी चाहिए? याद कीजिए कि पहले काउंटिंग का दिन 4 तारीख को होगा, 4 फरवरी को, और बजट का ऐलान 1 फरवरी को होना है। क्या इसको देखते हुए बजट को आगे जो टालने की मांग है वो जायज है? अपनी राय दीजिए हमारे ट्विटर हैंडल CNBC_आवाज पर जाकर, या तो SMS भी आप हमें कर सकते हैं 51818 पर। इस बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण बयान आया है राष्ट्रपति की तरफ से, जिन्होंने नोटबंदी की बात की है। प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि नोटबंदी की वजह से गरीबों की परेशानियां बढ़ी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को गरीबों की तकलीफों के बारे में कुछ करना चाहिए। अब याद कीजिए कि राष्ट्रपति की तरफ से ये गुहार कि गरीबों के लिए कुछ कीजिए नोटबंदी के चलते बजट के पहले आ रही है, और शायद यही है सबसे बड़ी चिंता विपक्ष पार्टियों की कि नोटबंदी पर मरहम लगाने की कोशिश करेगी सरकार और इसका असर क्या चुनाव पर पड़ सकता है। क्या ये मांग जायज भी है? अगर ऐसा होगा तो हर साल बजट टालना पड़ेगा, क्योंकि हर साल किसी न किसी राज्य में तो चुनाव होता ही है। आइए चर्चा शुरू करते हैं। आज हमारे मेगा पैनल में जुड़े हैं बीजेपी के प्रवक्ता GVL नरसिम्हा राव, कांग्रेस के प्रवक्ता संजय झा हमारे साथ है, जनता दल यूनाइटेड के महासचिव KC त्यागी, वो भी उस ग्रुप में थे जो आज चुनाव आयोग के पास गए थे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका। हमारे साथ है पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त TS कृष्णमूर्ति, वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह, बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटोरियल डायरेक्टर AK भट्टाचार्य और वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। सबसे पहले हम जानेंगे विपक्ष नेताओं से कि क्यों वो चाहते हैं कि बजट आगे बढ़ाया जाए। गौरव भाटिया, आपसे मैं शुरू करूंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपके पार्टी की सरकार है। एग्जैक्टली क्या डर है आपको?
क्या आपको लगता है कि यूनियन बजट में फॉर एग्जाम्पल केंद्र सरकार कहेगी कि यूपी के किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाए? क्या एग्जैक्टली आपको डर है? देखिए, डर नहीं है, बात संविधान की है, बात सर्वोच्च न्यायालय की है और बात लोकतंत्र की है। अनुच्छेद 324 है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये ताकत देता है कि वो स्वच्छ और बिल्कुल पारदर्शिता से और ऐसा चुनाव कराए जिसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, ये सर्वोच्च न्यायालय भी कहता है। और 2012 में जयललिता जी ने भी ऐसा ही कुछ किया था। अपने बजट की स्पीच में उन्होंने बहुत ही लुभावने वादे किए थे। तो मैं पैरा 85 है, ये सुब्रमण्यम बालाजी जजमेंट है सर्वोच्च न्यायालय का। इसका सार ये है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये जो लुभावने वादे हैं ये चुनाव की जो प्रक्रिया है उसको छिन्न भिन्न कर देते हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये दायित्व है कि कोई भी घोषणा ऐसी नहीं हो जिससे कि कोई वोटर जो है प्रभावित हो या उसको लगे कि उनको कुछ गिफ्ट मिल रही है। दूसरी बात मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 2012 में चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर किया और कहा कि उत्तर प्रदेश में जितने भी स्टैचू हाथी के मायावती जी ने लगाए हैं उनको कवर कर दिया जाए, क्योंकि मायावती जी का सिंबल बहुजन समाज पार्टी का हाथी था और हाथी अगर सिंबल है तो स्टैचू देख के जो वोटर है वो प्रभावित हो सकता है। तो जब इस एक्सटेंट तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जाती है फेयर इलेक्शन के लिए तो चुनाव का बजट तो सबसे बड़ी घोषणा होती है। और हम देखते आए हैं पिछले 2 वर्षों में भी मोदी जी ने कैसे बुलेट ट्रेन किसानों के लिए ये करूंगा। अगर ये चुनाव के वक्त होगा तो इसका असर पड़ेगा। और एक बहुत अहम बात बस कहूंगा कि अगर 28 फरवरी को भी होता बजट तो उत्तर प्रदेश के 7 फेजेस के 5 फेजेस के चुनाव पूरे हो गए होते तो भी एक बार मान लेते कि इसमें कोई गलत मंशा नहीं है। लेकिन अब तो साफ हो गया है कि भाजपा की मंशा बिल्कुल गलत है। मापदंड तो वही होगा, मापदंड वही होगा, हर फेज के लिए वही होगा। ऐसा करते हैं कि सारे जो विपक्ष नेता है उनकी राय लेते हैं और फिर जीवीएल नरसिम्हा राव आप उनका एक साथ जवाब दीजिए। जी संजय झा जी 2012 में आप लोगों ने बजट को खुद टाला था, तब कोई मांग नहीं की गई थी। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं 2008 की, जिसमें कर्ज माफी स्कीम लाई थी आपकी सरकार बजट में, और अगले साल आप लोकसभा के चुनाव जीत गए थे। माना जा रहा था कि वो एक बड़ा कारण था। तो ये अगर हथकंडे का है, आपकी सरकारें और आपकी पार्टियां खुद अपना चुकी हैं। देखिए, ये आप गलत एक तुलना कर रही हैं तमन्ना जी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि चुनाव लगभग 10 दिन या 2 हफ्ते के अंदर होने वाली है और यदि कोई भी राजनीतिक दल सरकारी तिजोरी का बहाना लेके एक तरीके से उसको अपने राजनीतिक फायदेमंद के लिए एक सियासत करे तो वो अनैतिक होता है। और यहाँ पर आपके सामने जैसे गौरव जी ने सही कहा है, 2012 का एक मिसाल है जहाँ पर एक तरीके से एक परंपरा है, एक रिवाज है कि कोई भी सत्ता दल जो है उनको इस बात, उनकी मैं समझता हूं कि दायित्व बनती है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो किसी न किसी तरीके से इसका फायदा न उठाएं, क्योंकि ये गलत है। और इसको मैं पारदर्शिता भी समझूंगा और एक तरीके से इसको अनैतिक, एक तरीके से हमारे राजनीतिक संस्कार और संस्कृति के विरुद्ध होगा। देखिए, बड़ा जो मसला ये है मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि बस इनिशियल आर्गुमेंट, उस पर बड़े प्रश्न उठते हैं। बस इनिशियल आर्गुमेंट श्री नरेंद्र मोदी जी ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक मिनट मुझे कहने दीजिए। श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कुछ दिन पहले जो ऐलान किए वो वित्त मंत्री का एक, मैं समझता हूं कि उनका एक तरीके से दायित्व बताए कि उसका सोच समझ के उसका ऐलान उनको करना चाहिए था। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी तो राजनीति और सियासती एक तरीके से फायदेमंद एक रणनीति बनाने की तो खुलेआम दिन दहाड़े लोग देख रहे हैं। केसी त्यागी जी आपकी क्या दलील है? आपको लगता है कि सरकार अगर पूरे देश के लिए अपनी पॉलिसी का ऐलान करती है तो हर वोटर उसे अपने लिए एक लॉलीपॉप के रूप में देखेगा? नहीं, मैं तमन्ना जी 1947 या छोड़ दीजिए 1947 का, 1952 से लेकर के और पिछले बजट तक कभी भी क्या इस तरह से बजट पेश किया गया जैसा इस बार किया जा रहा है?
28 फरवरी एक स्टैंडर्ड डेट मानी जा रही है और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके मुताबिक द बजट बिल हैज टू बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेज बिफोर इट कैन कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 1 द स्टार्ट ऑफ इंडियाज फाइनेंशियल ईयर। आपका जो बजट यूनियन बजट ऑफ इंडिया है उसकी जो संवैधानिक भाषा है 1 अप्रैल से वो शुरू होगा फाइनेंशियल ईयर। नंबर 3, ऐसी परिस्थितियां जब पैदा हुई थी 2012 में, तब सुषमा जी नेता प्रतिपक्ष थी लोकसभा में और अरुण जी नेता प्रतिपक्ष थे राज्यसभा में और एनडीए में हम भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। जब उस तरह की परिस्थितियां पैदा हुई तो हमने आपत्ति की। उसके बाद जो उस समय वित्त मंत्री थे प्रणव जी, उनका एक वक्तव्य एक लाइन का पढ़ के सुनाता हूं, पार्लियामेंट टू होल्ड बजट सेशन आफ्टर असेंबली पोल्स। तीसरा ये कि 15 दिसंबर को पार्लियामेंट का सत्र समाप्त होने से पहले 16 पार्टियों के नेताओं ने श्री गुलाम नबी आजाद जी के साथ चिट्ठी लिखी कि हमारी आशंका है, तब तक चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं हुई थी, ये समझ लीजिए आप जरा। चौथा और अंतिम बात, ये तो चुनाव के नतीजे तय करेंगे कि बीजेपी कितने पानी में है, विपक्ष कितने पानी में है। ये दोनों तरफ की गाल बजाई से कोई फायदा नहीं कि हम जीत रहे हैं कि ये जीत रहे हैं। क्या संवैधानिक मर्यादाओं का, क्या संवैधानिक परिपाटियों का जो चलन है उसको रेस्पेक्ट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, मेन सवाल ये। ओके, तो अब मैं चाहूंगी बजट से डर रहे हैं। एक सेकंड, ये कहना कि बजट में ऐसी चीजें आ जाएंगी चुनाव बदल जाएंगे, ये कहना कि बजट इसलिए लाया जा रहा है कि बीजेपी मुसीबत में है, ये दोनों पक्ष और प्रतिपक्ष के तर्क हैं। ये तो 8 तारीख के बाद तय हो जाएगा, उस पर बहस करनी बेकार है। मैं चाहती हूँ कि अब जीवीएल नरसिम्हा राव को मौका मिले। हमने 3 पार्टियों के नेताओं के तर्क सुने, आर्ग्यूमेंट सुने। जीवीएल नरसिम्हा राव जी प्लीज अब अपना जवाब दीजिए। तमन्ना जी, जो आजकल विपक्षी दलों का मैं कहूंगा कि एक मानसिकता हो गया है, जो भी सरकार पहल करेगी उसका विरोध करना है, कोई न कोई कारण बताकर उसका विरोध करना है, ताकि नहीं तो हमारे अस्तित्व नहीं रह जाएगा। इस प्रकार की एक डर सता रहा है अपोजिशन पार्टीज को, क्योंकि बजट को 1 महीने पहले पेश किया जाएगा। इसका पहल सरकार आज नहीं कर रही है, इसका सितंबर महीने में इस प्रकार की चर्चा हो गई थी, सबको पता था, मीडिया में खबरें आई थी, इलेक्शन कमीशन को मालूम था। इसके बावजूद जो शेड्यूल अनाउंस किया गया, मैं समझता हूं इलेक्शन कमीशन के संज्ञान में ये जानकारी थी। आप पिछले 3-4 दिन की न्यूज रिपोर्ट्स भी देखिए, उसमें भी सीसीपीए मीटिंग हो गया, कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, उसमें यह तय किया गया कि फरवरी 1 तारीख को बजट पेश होगा। तो इसलिए मुझे लगता है आजकल जो मानसिकता है, ये कहीं ना कहीं जनता को ये परेशानी करने वाली बात है। क्यों अपोजिशन पार्टियां हर विषय पर नेगेटिव नकारात्मक सोच रखते हैं, पहली बात। दूसरा, इसने मुझे आपने 3 लोगों को मौका दिया, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। बिल्कुल। और इसका कारण क्या है? फरवरी 1 को तो ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है कि फरवरी 28 तारीख को, जो ब्रिटिश काल से जो चले आ रहा है वही परंपरा कल तक चलती रही। हमने भी पहले 2 साल में ये करा, मैं इसको कोई विरोध नहीं कर रहा हूं। रेलवे बजट को अलग पेश करना, हमने इस बात आई किया, रेलवे बजट को अलग पेश करने की जरूरत नहीं है, यूनियन बजट के साथ ही वो भी किया जाएगा। तो ये सरकार कई ऐसे निर्णय कर रही है, और जब हम फरवरी 1 में प्रेजेंट करेंगे बजट, तभी हम पूर्ण रूप से उस बजट के अमल स्टेट गवर्नमेंट्स के पास जल्दी पैसा आएगा, ताकि वो अपनी डेवलपमेंट प्रोग्राम पहले महीने से करा सकते हैं। अब क्या होता है, विलंबना हो जाता है उनको फंड्स मिलने में, इसलिए लोग वंचित रह जाते हैं। पहले 3-4 महीने किसी प्रकार के विकास का कार्य नहीं हो पाता है, और अंत में, साल के अंत में कई राज्यों का अनएक्सपेक्टेड अनस्पेंट बजट रह जाता है। तो एक सुधार है, गवर्नेंस में सुधार के लिए 1 महीने पहले इसको लाया गया। इसका इस प्रकार वक्रीकरण करके अपनी असुरक्षित जो पदचित्र है उससे और नए एक्सक्यूजेस पहले से ढूंढ रहे हैं। चुनाव में होगा, एक्सक्यूज ढूंढने, अब व्यू लेते हैं टीएस कृष्णमूर्ति जी का। थैंक यू सर ज्वाइन करने के लिए।
पूर्व सीईसी। दो मेरे सवाल हैं आपसे। पहला सवाल सर ये है कि अगर इस बजट में कुछ ऐसे ऐलान हो जाए, लोक लुभावने ऐलान हो जाए, मैंने एक एग्जांपल दिया शुरू में गौरव भाटिया जी को, बस एज एन एग्जांपल, कि अगर किसानों के लिए कर्ज माफी या कुछ ऐसे ऐलान हो जाए तो चुनाव आयोग क्या कर सकती है? नहीं, चुनाव आयोग स्पेसिफिकली ये पोल बाउंड स्टेट स्केल के बारे में कुछ सजेशन, कुछ रिफॉर्म्स हो सकता है तो चुनाव आयोग इसको अग्री नहीं करेंगे। देयर शुड नॉट बी एनी स्पेसिफिक पोल बाउंड स्टेट्स रिफॉर्म्स रिलेटिंग टू दीज स्टेट्स and the election commission will not approve of such proposals. Secondly, there is an apparent contradiction. देखिए, election commission has got a duty to conduct free and fair elections. The parliament and the government have a responsibility to have a budget. Now, इसके बारे में there should be a healthy discussion between the two and how to do it. And in any case, poll bound states के बारे में any reform proposal should not be announced in the budget. दूसरा ये बात है कि can you postpone the budget? अगर दो महीने के बाद there is a dissolution of the house of another state, will you postpone the budget forever? No. There has to be a healthy coordination, a healthy solution to this problem. The government and the election commission should discuss it, how to resolve this. But the election commission will not approve any proposals which will have the benefit in respect of the poll bound states. एक जो बीच का रास्ता सुझाया गया है कि इस बार वोटर अकाउंट पेश किया जाए और चुनाव होने के पश्चात पूर्ण बजट हो, इस पर आपकी क्या राय है टीएस कृष्णमूर्ति जी? नहीं, ये हो सकता है, देयर कैन बी अ वोट ऑन अकाउंट एंड देन हैव अ फॉर्मल फाइनेंस बिल इन सम टाइम इन मार्च 8 और सो, हो सकता है, लेकिन इसके बारे में दोनों चर्चा करके सोल्यूशन निकलना है। You cannot say that you should not present a budget. Budget should be presented. Timing के बारे में और the contents of the budget के बारे में healthy discussion होना चाहिए। Election Commission and the government then find a solution. Okay. जी गौरव भाटिया जी, सवाल ये है, जो 2-3 पॉइंट जीवीएल नरसिम्हा राव ने उठाए, उसमें से प्रमुख ये बात थी कि ये नई घोषणा नहीं है कि 1 फरवरी को बजट होगा, और ये भी कोई बड़ा सरप्राइज नहीं कि उत्तर प्रदेश में आपके स्टेट में चुनाव होने जा रहे हैं। आज क्यों जागे हैं आप सब? नहीं, देखिए तमन्ना जी, मैं 2-3 बातें कहूंगा कि संविधान ने ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बनाया है, जो ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएगा, और संविधान ही ये कहता है कि बजट पारित होगा। क्या इनको रिकंसाइल किया जा सकता है? तो 2012 का उदाहरण है, जब बजट को आगे बढ़ाते हुए 16 मार्च को पेश किया गया था क्योंकि चुनाव थे। दूसरी बात, जो प्री बजट करा जा रहा है, प्रीपोन किया जा रहा है, इसका कारण जानना जरूरी है। क्या वजह है भाजपा के पास कि वो इसी साल, जब उत्तर प्रदेश में चुनाव है, जब पंजाब में और प्रदेशों में चुनाव है, प्री पोल कर रहे हैं? ये कहते हैं क्योंकि समय से रुपया पहुंच जाए सबके पास। तो ये बात इनको 2 साल पहले नहीं याद आई थी, अभी एकदम याद आई। अब जब चुनाव आ गए हैं तो क्यों नहीं रुक पा रहे? और सबसे ज्यादा जो अहम बात है, जो इनको समझनी होगी, कि आप जब बजट लाते हैं पूरे देश का, रेलवे बजट भी आएगा, अगर आप उत्तर प्रदेश में ट्रेनों की घोषणा करें या पंजाब में करें या आप वहां के किसानों के लिए कुछ कहें, तो वो प्रभावित हो सकते हैं। तो जो इलेक्शन की प्रक्रिया है, जो अपने प्रतिनिधि चुनने की प्रक्रिया है, वो छिन्न भिन्न होती है। इससे जनता का विश्वास टूटता है, जो कि लोकतंत्र के लिए नहीं अच्छा है। ओके, मैं चाहूंगी कि इस वक्त हम AK भट्टाचार्य जी की एक व्यू ले ले इस पर, फिर मैं आपके पास आती हूं सर, हम एक्सपर्ट्स की भी व्यू ले ले। आपको इस तर्क में कोई भी दम नजर आ रहा है भट्टाचार्य जी, कि अगर बजट में ऐसी चीजें पेश होंगी तो जो वोटर है वो उनका झुकाव सरकार की तरफ या केंद्र सरकार में जो पार्टी है बीजेपी की तरफ हो जाएगा? देखिए, मैं 3 छोटी छोटी बातें कहूंगा इस संदर्भ में। पहला बात तो यह है कि अतीत के उदाहरण देकर हम आज क्या करने वाले हैं, मेरे ख्याल से ये गलत तरीका होगा इस सब्जेक्ट को डिबेट करना। अतीत में क्या हुआ था, मेरे ख्याल से हम अतीत के
उदाहरण देकर अगर आज भी कहे कल हमने क्या किया था आज वही करेंगे, तो विकास या सुधार का जो रास्ता है वो हम कभी नहीं अपना सकते। दूसरी बात यह है कि एक सिद्धांत ये है कि जो बजट एक चीज है, एक सरकार की एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है और फाइनेंशियल स्टेप्स जो ले रही हैं और वो सारे देश में लागू होती हैं, वो बजट चीज है। अगर आप बजट को लेकर और एक जो इलेक्शन शेड्यूल है उसके साथ एक नाता जोड़ेंगे, फिर मुझे लगता है कि इसका एक बहुत ही खतरनाक उदाहरण हम आप स्थापित करेंगे जो अगले सालों में हमें और किसी दिशा में ले जा सकता है। और तीसरी बात मैं ये कहूंगा कि अगर हम इसको ये जो लिंक इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि अगर बजट इलेक्शन के साथ होगा और देयरफॉर बजट को आप जरा स्थगित कर दें और इलेक्शन पहले कर लें, मुझे लगता है हम उसी दिशा की ओर पहुंच रहे हैं जो मेरे ख्याल से बीजेपी नेता चाह रहे हैं कि सारे इलेक्शन एक साथ हो जिससे कि बजट में कोई इम्पैक्ट नहीं हो। मुझे लगता है कि बजट को इस बार पेश कर देना चाहिए और बजट क्योंकि सारे देश के लिए है, कोई स्पेसिफिक स्टेट्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ 5 स्टेट्स के लिए नहीं है। अगर हम बजट को इस इलेक्शन के लिए अगर हम स्थगित करें, मुझे लगता है कि हम जो बीजेपी का जो डिमांड जो है कि सारे इलेक्शन एक साथ हो, और वो मुझे डिमांड लगता है कि वो डेंजरस डिमांड है क्योंकि वो एक्चुअल डेंजरस चैलेंज टू डेमोक्रेसी है, इलेक्शंस है। हालांकि ये डिमांड कि बजट जो कि एक एनुअल कैलेंडर में फंसता है, वो 1 फरवरी हो या 28 फरवरी हो, एक एनुअल कैलेंडर है। अगर कुछ पोस्टपोन करना चाहिए, मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को ये देख लेना चाहिए था। उनको ये मालूम था कि 1 फरवरी को बजट है, उनको ये शेड्यूल ऐसा देना चाहिए था जिससे कि बजट के साथ उनका कोई संघर्ष न हो। राम कृपाल जी, अगर बजट में हम देखें एक एनुअल इवेंट है, इस बजट में खासियत यह है कि नोटबंदी के बाद पहली बजट है और शायद इसलिए सेंसिटिविटी ज्यादा है। नोटबंदी को काउंटर करने के लिए 31 दिसंबर को कुछ ऐलान किए गए, माना जा रहा है कि और ऐलान इस बजट में हो सकते हैं और इस कॉन्टेक्स्ट में सवाल है कि क्या इसका असर वोटरों पर पड़ेगा? तमन्ना जी, मैं बहुत विनम्रता से एक निवेदन करूंगा कि अभी जो भट्टाचार्य जी ने और कृष्णमूर्ति जी ने कहा, मेरी राय बिल्कुल वही है। मैं उन बातों को फिर दोहराऊंगा तो समय वैसे भी कम जाया होगा। एक जो आपका सवाल है, मैं जब भी देखता हूं तो एक माना यह जाता है कि जो लोग राजनीति में हैं, नेता हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये सारे लोग बड़े ज्ञाता होते हैं और जो जनता है वो इतनी बेवकूफ, इतनी पढ़ी लिखी, इतनी अनपढ़ है कि उसको लॉलीपॉप दे करके वो उसको हम कुछ दे देंगे तो वो एकदम से जो है जो देने वाला है उसकी तरफ लुढ़क जाएगी, वो कर लेगी। माफ कीजिएगा, जनता बहुत जागरूक हो चुकी है और अतीत के उदाहरण इस बात से हैं कि कोई लॉलीपॉप नहीं होता। 2014 की यूपीए गवर्नमेंट ने अपने 10 सालों के बाद अंतिम दिनों में सारे जितने बड़े क्रांतिकारी सो कॉल्ड है, जैसे देखिए ये फूड सिक्योरिटी बिल, लैंड बिल, ये सारी चीजें कब लाई गई थी? छोड़ दीजिए, नतीजा क्या हुआ? इसको तो बहुत बड़ा लैंड हो मतलब क्रांतिकारी कदम माना जाता है। फूड सिक्योरिटी बिल को तो कहा गया कि बिल्कुल देश में, पूरी दुनिया में ऐसा कहीं आया ही नहीं कानून। लैंड बिल को कहा गया इतना बड़ा है, उसको लेकर इतना आंदोलन हुए, नतीजा क्या रहा? मेरा ये कहना है कि कृपया जनता को हमेशा ये मत समझिए कि वो इतनी बिल्कुल है अनपढ़ गंवार है कि उसको हाथ पर कुछ भी अगर आप उसको कर देंगे तो वो एकदम पागल हो जाएगी। दूसरी बात में देखिए, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, मैं एक प्रैक्टिकल बात बता दूं जो मैंने खुद भोगा हुआ है। एक पीपीएफ होता है जिसमें कॉमन मैन इन्वेस्ट करता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो पोस्ट ऑफिस में है, सब जगह पे है जी। मैं बताऊं, पहले 75,000 था, फिर 1 लाख हुआ, फिर 1.5 लाख हुआ। मैं खुद गया पोस्ट ऑफिस में जमा करने के लिए पैसे अपने। पोस्ट ऑफिस मैंने कहा भाई 1.5 लाख हो गया है, जमा करो। उसने कहा साहब अभी तो 1 लाख ही है, ये 75 ही है, 1 लाख जो है वही जमा कीजिए। मैंने कहा कब तक नोटिफिकेशन आएगा आपके पास? उसने कहा हमारे पास कुछ नहीं आया सर, और बताऊं 3 महीने बाद आएगा। अब आप सोचिए कि मैंने फिर जाके जुलाई में जमा किया 50,000 रुपए। अगर मैं 1 अप्रैल को मेरे जमा हुए होते
तो उस पर आप सोच लीजिए कि 20 साल का अगर मैं 15 साल का होता है आप कह रहे हैं कि एक अप्रैल से स्कीम्स लागू होना जरूरी है, एक अप्रैल से स्कीम्स लागू होना जरूरी है। और अभी भाटिया जी सुना रहे थे संविधान में क्या लिखा है कि बजट पास हो करके इस तरह पास होना चाहिए कि फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट में उसके सारे प्रोविजन कंप्लीट नोटिफाई हो जाएं और वो लागू हो जाए, जो नहीं होता है। तो अभी लोगों का ये कहना है कि बीजेपी को फायदा हो जाएगा, चाहता हूं तमन्ना जी, नहीं कोई जनता को नुकसान हो वो भाड़ में जाए, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी को फायदा नहीं होना चाहिए, यानी जो पावर में उसको फायदा नहीं होना चाहिए। कहीं भी जनता के फायदे और नुकसान को कभी भी नहीं देखा जाता है। मैं आपके पास आती हूँ गौरव भाटिया, लेकिन शरद प्रधान का एक व्यू ले लेते हैं। शरद प्रधान जी, अरुण जेटली का इस पर कहना था कि अगर विपक्ष इतनी कॉन्फिडेंट है कि नोटबंदी को जनता ने नकारा है तो वो 1 फरवरी के बजट से क्यों ऐतराज कर रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए नहीं देखिए, इसका जहां तक सवाल है ये तो बिल्कुल वो वाली बात हो गई कि उन्होंने एक सवाल किया वो जवाब दिया, ये क्वेश्चन पे क्वेश्चन उठाना। लेकिन देखिए, नरेंद्र मोदी की एक इमेज है जो बात करते हैं क्लीन पॉलिटिक्स की, साफ सुथरी राजनीति की, और उनसे एक्सपेक्ट भी ये किया जाता है कि उन्होंने चीजें, उनके लोग यकीन करते हैं कि वो ईमानदार आदमी है। ईमानदार व्यक्ति को सिर्फ ईमानदार होना नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए। इसमें एक मॉरल एथिकल इश्यू आता है कि ठीक है, आपको क्या कोई आसमान तो नहीं गिर जा रहा है कि अगर 28 कोई बजट रहने दें इस साल, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इस इलेक्शंस डिक्लेयर कर दिए। दूसरी तरफ ये सवाल बहुत अच्छा सवाल उठाया भट्टाचार्य साहब ने कि इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए था, इलेक्शन कमीशन को भी इतनी सेंसिटिविटी होनी चाहिए थी। ये बात उनके सामने है कि अगर वो इलेक्शन को ही डेफर कर देते, अगर उनके बजट इतना इंपॉर्टेंट है कि 1 तारीख और 28 तारीख के बीच में, जब पहली दफे हिस्ट्री में 28 के बजाय 1 तारीख को हो रहा नहीं, लेकिन कब तक डिफर करेंगे, कब तक डिफर करेंगे? मेरा सवाल है कि क्या इस बात की कैलकुलेशन हुई है, क्या इस बात की कैलकुलेशन हुई है कि एक ऐलान के कितने दिनों बाद तक उसका असर वोटर पर रहता है? जी मैं कुछ कहना चाहूंगा। जी देखिए, असर तो नेचुरल है, ये चीज है, सस्पेशन तो आएगा, ओके सस्पेशन भी होगा। ओके, संजय झा कितने दिनों तक? 2008 में आप लोग ने 65,000 करोड़ रुपए के किसान कर्ज माफी की, 2009 में माना जा रहा है कि आपको उसका फायदा मिला, 1 साल बाद, 6, 7, 8 महीने बाद, तो कब तक ये गैप रखेंगे आप? तमन्ना, इसका जवाब मैं समझता हूं इसका जवाब बहुत ही आसान है और इसका समाधान भी काफी सरल है। देखिए, इस बार जो चिंता इस बात की है क्योंकि मोदी जी की सरकार ने रेलवे बजट और मेन बजट को एक बना दिया है, इसीलिए ये बजट और भी अहम पड़ता है। आप जानते हैं कि रेलवे की जितने भी हमारे जो उपलब्धियां हैं उससे आम आदमी पर बहुत असर पड़ता है और इस बात को हम नाकार नहीं सकते हैं, नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, मैं ये प्रश्न भाजपा से पूछना चाहूंगा कि आप यदि 28 फरवरी के बजट को आप 1 महीने से पहले आप लाना चाहते हैं तो चुनाव के कारण आप 2 हफ्ते से इसके बाद क्यों नहीं लाए? 2 हफ्ते तो ज्यादा कम दिन हुए, 1 महीने तो बहुत ज्यादा दिन हुए, तो 2 हफ्ते के बाद यदि आप करें, जो पहले 2012 में, जैसे सभी लोगों ने कहा, ये सब जानते हैं सार्वजनिक तरीके से, भूतपूर्व वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने कहा था, किया भी था। तो यहां पर ये मैं समझता हूं कि राजनीतिक नैतिकता की बात है और यहां पर जहां पर नरेंद्र मोदी जी की ये पूरी छवि के बारे में बात होती है, मैं तो आज का जो उदाहरण है कि जब उन पर आरोप लगते हैं बिरला सहारा के, तो इनकम टैक्स को दबा के वो कहते हैं कि इस पर बजट पर रहे, बजट पर हम रहे, एक आबरू कहना बहुत आसान है, परंतु बजट पर भाजपा को जवाब देना चाहिए क्योंकि उनकी मंशा और नियत पर प्रश्न है। ओके, जीवीएल नरसिम्हा राव, इस बात का आप स्पेसिफिक जवाब दीजिए। 2012 में इन्होंने ऐसा किया था, यूपीए सरकार ने खुद से बजट को पोस्टपोन किया था इन्हीं स्टेट्स के चुनाव को देखते हुए। क्या वो प्रेसिडेंट सही नहीं था? क्या कम से कम उसके बारे में आप लोगों को सोचना नहीं चाहिए था? नहीं तमन्ना जी, इस साल को लेकर ये कोई पहल इस साल के लिए इसको एडवांस नहीं किया गया, एक डिसीजन लिया गया जिससे हर साल ऐसा ही होगा। ऐसा नहीं है कि केवल इस साल लाभ लेने के लिए कोई 1 महीना एडवांस किया गया हो। इसका कारण भी बताया। क्या लोगों को ये वंचित रखना चाहते हैं? क्या हमें पुराने परंपरा के नाम पर पुराने जो गलतियां हमने किया है, क्या उसमें हमें सुधार नहीं करना चाहिए?
तो देश की जनता के पास क्या 2012 में बजट को पोस्टपोन करना गलती थी? तमन्ना जी कुछ कहना चाहता आपने किया है। नहीं, ये तमन्ना जी ये नोटबंदी को लेकर एक सोच नहीं था उसमें, इन्होंने ये रणनीति इसमें 1 महीने एडवांस करने का एक सोच है सरकार का, और सोच सबने एक्सेप्ट किया है। इस डेट के बारे में इलेक्शन कमीशन को भी जानकारी थी और सीसीपीए मीटिंग के द्वारा तो फिर आते हैं उस पॉइंट पर, फिर आते हैं उस पॉइंट पर गौरव भाटिया कि इतना बिलेटेड रिस्पांस क्यों, इतने देर से रिस्पांस क्यों, और ऐलानों और वोटों के बीच के अंतर को आप कैसे आंकेंगे? गौरव भाटिया, मैं आपके पास आऊंगी इस सवाल के साथ कि आपकी सरकार ने ऐलान किया है कि 17 ओबीसी कम्युनिटीज को वो शेड्यूल कास्ट में की लिस्ट में जोड़ेंगे। ये एमसीसी के लागू होने के कई पहले हैं, लेकिन वो एक टेक्निकलिटी, क्या वो भी एक तरीका नहीं था या एक प्रयास नहीं है वोटरों को लुभाने का? तमन्ना जी, आपने प्रश्न पूछा और उत्तर भी खुद ही दिया। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो लगता है, उसके बाद आप कोई भी घोषणा, कोई पॉलिसी डिसीजन जो कि वोटर्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है, नहीं ले सकते। और राम कृपाल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन आज मुझे दुख हुआ उनकी बात सुन के, क्योंकि मैं तो वो मानूंगा जो सर्वोच्च न्यायालय कहेगा। ये सुब्रमण्यम बालाजी का जजमेंट है 2012 का, पैरा 85 है, ये गलत, जिसमें ये साफ लिखा हुआ है। वो तमिलनाडु का स्टेट इलेक्शन था, वो नहीं, वो तमिलनाडु का स्टेट इलेक्शन था। सुनिए नरसिम्हा राव जी, बीच में नहीं टोका मैंने आपको। ओके, थोड़ा आपसे ज्यादा कानून जानता हूँ। अच्छा, तकलीफ ज्यादा आप पहले हो रहा था। नहीं, उनका इंटरजेक्शन है कि जिस केस की आप बात कर रहे हैं वो एक स्टेट इलेक्शन को लेकर है, राज्य का चुनाव था। ये यूनियन बजट है और ओके, उस पर जवाब दीजिए गौरव। आपने कह दिया जी। हाँ, मैं दोनों पे जवाब देता हूँ। पहले सुप्रीम कोर्ट, अरे भाई नरसिम्हा राव जी, यही तो दिक्कत है कि भाजपा वाले किसी की बात ही नहीं सुनना चाहते हैं। आपसे भी मैं प्रश्न पूछूंगा, केवल मुझे 1 मिनट दीजिए। ओके ना, आप ये पॉइंट कंप्लीट कीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। देखिए, मेरे सामने पूरा शेड्यूल है तमन्ना जी, और आखिरी फेज जो है 5 स्टेट में 8 तारीख को खत्म हो रहे हैं। 8 दिन बाद अगर जो है बजट पेश होता और तब तक जो है क्या कहते हैं आप अकाउंट, वोट ऑफ अकाउंट दे देते, तो ज्यादा पारदर्शिता रहती और निष्पक्ष चुनाव होते। जो प्रक्रिया 65 साल से चली आ रही है, आज भाजपा उसको गलत कहती है क्योंकि वो अपनी मर्जी चला के प्रीपोन करना चाहते बजट। और दूसरी बात, जो मैं सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट बोल रहा हूं उसे सुन लें, उसमें साफ लिखा है कि the reality cannot be ruled out that distribution of freebies of any kind undoubtedly influences all people. It shakes the root of free and fair elections to a large degree. मैंने उस सिद्धांत को यहां इन्वोक किया है कि अगर आप अनाउंसमेंट करते हैं और वोटर इन्फ्लुएंस होता है तो ये गलत है, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है। ये बात अहम है। आप 8 दिन का इंतजार क्यों नहीं कर सकते? 8 दिन बाद संविधान कहता है वोट ऑफ अकाउंट। आप लेकिन अज्यूम क्यों कर रहे हैं? केसी त्यागी जी आना चाहते हैं कि आप क्यों अज्यूम करें कि फ्रीबीज अनाउंस करेंगी सरकार? उन्होंने एक ऐसा भी रेल बजट अनाउंस किया है जिसमें कोई भी नई ट्रेन नहीं थे। तमन्ना, तो आप देखिएगा। ओके, केसी त्यागी, अगर 4 बाउंड स्टेट के लिए विशेष अनाउंसमेंट ना करे तो आप देखिएगा यही प्रोग्राम दोबारा चलाइएगा। ओके, केसी त्यागी जी का पॉइंट ऑफ व्यू और फिर जीवीएल का जवाब। जी केसी त्यागी जी। सभी राजनीतिक दल जो सत्ता में होते हैं उनमें से अधिकांश चुनाव के मौके पर रेवड़ी बांटने का काम करते हैं, चाहे तमिलनाडु की सरकार हो, चाहे किसी और राज्य की सरकार हो। कोई जातियों को आरक्षण देने के नाम पर, कोई सरकारी भत्ता बढ़ाने के नाम पर, कोई 7वें वित्त आयोग के नाम पर, कोई नदी में पानी छोड़ने के नाम पर, कोई फसल के दाम बढ़ाने के नाम पर। ये भी उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। इसलिए एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये भी होना चाहिए कि जिस राज्य में या केंद्र में जब भी चुनाव होने हैं, 3 महीने पहले किसी भी राजनीतिक दल को कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले रोका जाए। आजकल प्रधानमंत्री जी चुनाव सुधार की बात कर रहे हैं, हम उसका स्वागत करते हैं। क्या उसमें ये नहीं शामिल होना चाहिए एक भी पत्थर की आधारशिला नहीं रखी जानी चाहिए? ये भ्रष्टाचार है। ये जो रोज शिलान्यास हो रहे हैं, ये रोज उद्घाटन हो रहे हैं,
ये पॉलिटिकल ब्राइब है। और मैं चाहूंगा कि आने वाले सत्र में जब प्रधानमंत्री जी इस प्रस्ताव को लाएं तो ये भी जुड़ना चाहिए कि चुनाव की घोषणा होने से 3 महीने पहले कोई राजनीतिक दल किसी तरह आपके मुताबिक 3 महीने का गैप होना चाहिए। जीवीएल नरसिम्हा राव, वोट ऑन अकाउंट के प्रस्ताव पर आपका क्या व्यू है और क्या आप आज ये आश्वासन दे सकते हैं कि जिन राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं उनके लिए स्पेसिफिकली सरकार कोई घोषणा नहीं करेगी बजट में? तमन्ना जी, मुझे आश्चर्य लगता है, हम कहते त्यागी जी कह रहे हैं 3 महीने पहले से कुछ नहीं होना चाहिए। इस देश में इस साल 2 बड़े चुनाव हुए हैं। ये अभी एक चुनाव हो रहा है और मई के महीने में 5 राज्यों में चुनाव हुआ था। तो आप 2.5 महीना गिने तो मतलब आप 5 महीने कोई अनाउंसमेंट ही ना करें, कोई पॉलिसी ना करें, यदि कोई बजट जैसा भी कोई विषय हो आप उसको टाल दें, आप देश की चिंता ना करें। 5 महीने, अच्छा जैसा कृष्णमूर्ति जी ने कहा, कल मान लीजिए मार्च 1 तारीख को कोई राज्य अपना जो प्रदेश विधानसभा का भंग करता है, भंग करता है, सुन लीजिए केंद्र सरकार के बजट में नहीं होगी। तमन्ना जी ये वादा लीजिए इनसे। नहीं, सुन लीजिए तमन्ना जी, मैं इसका जवाब दे रहा हूं, सुन लीजिए। 5 जवाब बीच में बोल रहे थे, आप गवर्नेंस को आप वादा करिए आज जनता को जो प्रदेश चुनाव में जा रहे हैं केंद्र में। एक मिनट गौरव भाटिया जी, एक मिनट गौरव भाटिया जी, नहीं ये तो सब्र रखिए, मैं इसका जवाब दे रहा हूं। पहले आप 5 महीने बहुत सब्र रखा है, आपसे प्रश्न पूछा उत्तर दीजिए। सब्र रखिए, मत बिल्कुल गलत है। आप गवर्नेंस को फ्रीज में नहीं रख सकते हैं 5 महीने। नहीं, नैतिक जो सवाल है जीवीएल नरसिम्हा राव जी, जो नैतिक सवाल है कि क्या सरकार, क्या आप जैसे देखिए एक टीएस कृष्णमूर्ति जी ने जो कहा अपने जवाब में, उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार ऐसा कोई ऐलान करती है जो सीधे चुनाव में जाने वाले राज्यों से लिंक्ड है, उनके लिए है, तो इस पर आपत्ति जताई जाएगी। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाएगा? फॉर एग्जाम्पल, नए ट्रेन जो उन राज्यों में से निकलते हो या उनकी तरफ जाते हो, या किसी भी तरह के सब्सिडीज या किसी भी तरह के स्कीम्स खास करके उन राज्यों के लिए नहीं अनाउंस होंगे इस बजट में, क्या ये आप कह सकते हैं? नहीं तमन्ना जी, सारे संवैधानिक संस्थाओं का उनका मर्यादा रखना, उनका पालन करना इस सरकार का स्पेशलिटी है। कांग्रेस पार्टी की तरह प्रधानमंत्री जैसे कॉन्स्टिट्यूशन पद को कठपुतली की तरह हमने नहीं नचाया। सारे इंस्टीट्यूशंस अपने काम कर रहे हैं। यदि इलेक्शन कमीशन कोई गाइडलाइन प्रस्तावित करता है, मैं समझता हूं सरकार उसको संज्ञान में लेगी। इसका कोई हम इसमें कहीं भी विरोधाभास नहीं। मेरा सवाल है कि अगर ऐसा कुछ हो भी तो इलेक्शन कमीशन क्या कर सकते हैं? क्या उनके हाथ में सुझाव देने के अलावा कोई पावर है? चैनल पर क्या सुझाव देने के अलावा ईसी के हाथ में कोई पावर है? अगर ऐसा होगा भी तो क्या कर सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, आज के जमाने में जब वोटरों को लुभाने के लिए हर तरह के मीडियम उपलब्ध है, क्या बजट इतना जरूरी है वोटरों को लुभाने के लिए? क्या वोटर बजट ऐलान देखकर वोट डालेंगे? इस पर हम आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जारी करें। आवाज अड्डा में आज हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या बजट के डेट को आगे टाल देना चाहिए? ये विपक्ष पार्टियों की मांग है। 11 पार्टियों ने इसकी मांग रखी है चुनाव आयोग के सामने। उनका कहना है कि बजट अगर 1 फरवरी को पेश हुआ तो 4 फरवरी से होने वाले चुनाव में इसका असर पड़ सकता है। 5 राज्य चुनाव पे जा रहे हैं, उनमें से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और डर है उनका कि बजट में ऐसे लोक लुभावने ऐलान होंगे, लॉलीपॉप दिए जाएंगे जिसको वोटर हाथों हाथ ले लेंगे। क्या ऐसे वाकई होता है? अब इस पर हम बात करते हैं, लेकिन उसके पहले भट्टाचार्य जी आपसे सवाल। 2012 का एग्जाम्पल बार बार दिया जा रहा है, उसके सामने एक ये भी तर्क है और इस पर आप अपना व्यू दीजिए कि 2012 एक ऐसा साल था जिसमें तब की यूपीए सरकार को काफी कठिन निर्णय लेने थे। फिस्कल प्रॉब्लम्स थी, इन्फ्लेशन की भी दिक्कतें थी और साथ में उनको पेट्रोलियम प्राइसेस भी बढ़ाने थे और शायद इसलिए उस सरकार को बजट आगे बढ़ाने में ज्यादा दिक्कत नहीं थी, क्योंकि जो उनको कड़वी दवाई बजट में पिलानी थी वो चाहते थे कि चुनाव के बाद पिलाए। इस पर आपको लगता है इस वर्जन में कोई दम है?
तमन्ना, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। मैं इसीलिए मैं कह रहा था, आपने सही कहा कि जो आप अतीत के उदाहरण देकर आप ये जो एक सिद्धांत की जो बात है कि बजट एक एनुअल कैलेंडर का इवेंट है, उसको आप अननेसेसरीली पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस मत कीजिए। क्योंकि अगर आप ये काम करना शुरू करते हैं जैसे 2012 में हुआ था, आप हर साल ऐसे डिमांड आएंगे और मेरे ख्याल से देश की गवर्नेंस स्ट्रक्चर के लिए, देश की जो एक राष्ट्र प्रणाली जो है उसके लिए बहुत बड़ा एक धक्का पहुंचेगा। क्योंकि बजट को हमें डिपॉलिटिसाइज करना है, क्योंकि बजट एक एनुअल कैलेंडर में आता है। जो 2012 में जो हुआ, मेरे ख्याल से आपने जो कारण दिए थे, इसीलिए उसको पोस्टपोन किया गया था। और इस बार अगर हम इसको पोस्टपोन करते हैं, फिर और एक उदाहरण ऐसा पहुंचेगा जिससे कि अगले बार सरकार जो आएंगी हर बार बजट को लेकर राजनीति का एक नया खेल करेंगे। मुझे ये लगता है कि अगर हम जैसे काफी ऐसे देश हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो बजट या एनुअल जो इवेंट्स होते हैं उसका हेर बदल कभी नहीं करते वो, क्योंकि वो समझते हैं कि ये राजनीति के ऊपर है और एक सरकार की ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक प्री डिटरमाइंड डेट को बजट पेश करे। और मुझे लग रहा है कि इस बार जो बजट पेश होगा वो उसमें भी जितने भी लॉलीपॉप्स हो या नहीं हो या कड़े कदम हो, वो सारे देश के लिए लागू होंगे। अगर हम ये देखते हैं कि कोई ऐसा कोई कदम उठाया गया है जो सिर्फ ये 5 प्रदेशों के लिए लिया गया है, उसके ऊपर मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन का पूरा एक ऐलान आ सकता है कि जिससे कि वो जो सारे अनाउंसमेंट जो हैं वो गलत हैं। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि एक राजनीतिक घोषणा एक राजनेता के द्वारा या शिलान्यास करना और बजट का अनाउंसमेंट करना, दोनों में थोड़ी अंतर है। और मुझे लगता है कि हम एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, एक डेवलप्ड डेमोक्रेसी है, उसमें इसका अंतर हमें देखना चाहिए और सोचना चाहिए और बजट के साथ ये राजनीतिक खेल नहीं करना चाहिए। संजय झा जी, आपकी रिस्पांस 2012 के पॉइंट पर भी। नहीं, देखिए तमन्ना जी, हम तो समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बजट की प्रतिमा या प्रक्रिया बदलने के पर क्यों इतनी जबरदस्ती तरीके से यहाँ पर एक रुख अपनाई है कि हम चाहे कुछ भी हो जाए, विपक्षी पार्टी जो भी कहे, हम फिर भी फरवरी 1 को ही हम बजट देंगे। क्यों नहीं सुन रहे हैं कि हमारी चिंताएं क्या हैं? देखिए, अंत में इस बात को कोई नाकार नहीं सकता है कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर अपनी सरकारी तिजोरी को लेके लोगों में एक तरीके से ये इसका एक वहम फैलाएंगे कि ये हमारे राजनीतिक दल का निर्णय था, ये हमारे कारण आपको ये उपलब्धि या फायदे मिलेंगे। मैं समझता हूं कि ये बहुत ही एक खेदजनक होगा, क्योंकि यहां पर यह कहना कि आपको उपहार मिल रहा है, आपका मुफ्त उपहार मिल रहा है क्योंकि हमारी तिजोरी से जा रहा है, ये तो एक तरीके से मैं समझता हूं कि दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक होगा। तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 2012 का एक परंपरा उनके सामने है, ये रिवाज है। मैं समझता हूं कि इस पर उनको गौर करनी चाहिए, क्योंकि अंत में मैं इस बात के साथ इत्तेफाक रहता हूं जो कृष्णमूर्ति जी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन एक आजाद संस्था है हमारे प्रजातंत्र में, और कृष्णमूर्ति जी ने खुद कहा है और मैं उनके साथ पूरी तरीके से सहमत हूं कि इलेक्शन कमीशन उसको रद्द करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी हमें संकेत दे दिया है कि वो इसका राजनीतिक फायदा उठाएंगे। नरेंद्र मोदी जी के बयानबाजी देखिए। आपने अपने सवाल का खुद जवाब दे दिया कि अगर कुछ गड़बड़ है तो चुनाव आयोग उस पर आपत्ति जताएगी। आपने इसके आपका जो सबसे बड़ा वरी है, लेकिन जब तक वो हो नहीं तब तक उसका आपने सीधा जवाब दे ही दिया। लेकिन तमन्ना जी, जब तक लोगों के सामने है, नहीं, जब तक वो सार्वजनिक या आधारिक तरीके से उसके बारे में नहीं, लेकिन जब तक आधारिक तरीके से इलेक्शन कमीशन का फैसला सार्वजनिक तरीके से ऐलान न हो, तब तक तो हमारा ये हक है कि हम इसके बारे में लोगों के बीच इस मुद्दे को ले जाएं। आप इस डिबेट को आप अपने चैनल पर कर रही हैं, इसका मैं आपको उसके लिए धन्यवाद दे रहा हूं, क्योंकि ये ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बहुत लोग गौर नहीं करते हैं। नहीं, धन्यवाद, थैंक यू फॉर योर धन्यवाद। लेकिन ये हमारी चिंता ये है कि क्या हर चीज, क्या बजट को भी बख्शा नहीं जाएगा? हमारी चिंता है कि क्या बजट को भी बख्शा नहीं जाएगा, क्या इसमें भी राजनीति दिखती है, और कैसे ये तय होगा कि बजट में राजनीति ना हो? क्योंकि जीवीएल नरसिम्हा राव जी क्योंकि नोटबंदी जैसा एक ऐलान जो बजट में नहीं किया गया, लेकिन आपकी पार्टी और आपकी सरकार कह रही कि देश हित में किया गया, ये भी एक राजनीतिक टूल के रूप में आप इस्तेमाल कर रहे हैं।
एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। सारे चुनाव प्रचार में आप बात कर रहे हैं नोटबंदी की, तो इसकी क्या गारंटी है कि जो भी आप बजट में ऐलान करें, चाहे वो किसी स्पेसिफिक राज्य के लिए ना हो, कई सारे लोगों के लिए, आप कहें कि नोटबंदी से जो परिणाम हुआ है उसके कारण कुछ पैसे लो इनकम अकाउंट्स में आएंगे, फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसा कोई ऐलान हो तो क्या इसका असर वोटरों पर नहीं पड़ेगा? जीवीएल नरसिम्हा राव जी। तमन्ना जी, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता ने चुना है और 5 साल हमें पेश करना है हमारे बजट को। ये इसके कुछ बजट में कुछ प्रावधान पहले से 31 तारीख को प्रधानमंत्री जी देश को संबोधित किए थे, तब इसकी कई ऐसे विषय देश के सामने पहले ही रख लिए हैं और देश की जनता केवल एक अनाउंसमेंट के आधार पर आपको समर्थन करती है, ऐसा समझना गलत है। मैं भी एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में काम किया हूं, पोल एनालिस्ट के रूप में। केवल जैसा रामकृपाल जी ने कई उदाहरण दिया, केवल जनता को लुभाकर आपको आत्मविश्वास है तो बजट को 8 तारीख को अनाउंस कीजिए। आपको इस प्रकार के लेकिन देश के हित में कर रहे हैं, क्योंकि आप देश के साथ आप अन्याय करना चाहते हैं। हम 1 महीने पहले क्यों बजट को ला रहे हैं, उसका देश को जनता ने देश को आप परंपरा क्यों बदल रहे हैं, जरा बताएंगे? आप एक कारण बताइए कि अच्छा, इस बात पे आते हैं। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। एक प्रश्न है, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। परंपरा बदलने से देश को क्या फायदा मिल रहा है, आप पहले ये बताइए। नहीं, पहले बजट होने से एक्सपेंडिचर राज्यों को पहले महीने से प्रोग्राम एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, जो अभी संभव नहीं है। तो आप लेकिन 12 महीने तो 12 महीने ही होते हैं, वही चलता रहा है। शरद प्रधान जी, इस बात पर शरद प्रधान जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तक जो होते आ रहा है कि 28 फरवरी को बजट पेश होता है और स्कीम वगैरह लागू होते होते कभी अप्रैल मई हो जाता है। क्या इसका गलत परिणाम सामने या बुरा असर सामने आया है? क्या इसकी कहीं पर प्रूफ के साथ ये समझ में आ रहा है कि इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है और इसलिए पहले फरवरी को बजट पेश करना बहुत अच्छा है? नहीं, इस तरीके के बहुत से उदाहरण हैं कि बजट जो है यूटिलाइज नहीं होता, लेट पहुंचता है। लेकिन यहां पे बात इसकी नहीं, वो इतना बड़ा इशू नहीं है जितना बड़ा नियत की बात है। जब आप बात करते हैं साफ राजनीति की, तो वहां नियत भी साफ होनी चाहिए। यहां पे तो मुझे तो लगता है कि नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति को तो खुद कह देना चाहिए था कि नहीं, हम जो है बजट बाद में पेश करेंगे क्योंकि चुनाव अनाउंस हो गया है। उनसे ये उम्मीद की जाती है, उनसे ये किसी को उठाने का सवाल नहीं था। अभी उसके बाद 1 मिनट सुन ले, बोलने दीजिए। हम जो है ये समझ में नहीं आता मुझे कि जो अंग्रेजी में कहावत है हेवेंस विल नॉट फॉल, अगर 28 दिन बाद बजट आ जाएगा, इसमें इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि एक परंपरा चली आ रही है और उसको आप चेंज करें, ठीक है। लेकिन क्योंकि चुनाव है तो एक साफ व्यक्ति को उसकी नीयत साफ दिखनी चाहिए, उसको ये कहना चाहिए कि नहीं, मैं स्वयं ये नहीं करने दूंगा, तो बात पता लगती। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन इसका कॉग्निसेंस नहीं लेता है, तो मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन पे भी ये आरोप लगेगा कि इलेक्शन कमिश्नर ने बायस दिखाया है फेवर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को। छोटी छोटी चीजें, लेकिन केसी त्यागी जी, चीज बोलना चाह रहा हूं तमन्ना, एक बात कहना चाह रहा हूं, बजट से बहुत फर्क पड़ता है, चाहे सेंट्रल बजट होता है, सेंट्रल बजट से ही फर्क पड़ता है, स्टेट बजट से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो बिजली, ये ट्रेन का किराया हो, चाहे इनकम टैक्स का रिलीफ हो, उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है और वोटिंग पे डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। ओके, जैसे केसी त्यागी जी, इसमें एक जो आर्ग्यूमेंट ये भी है कि अगर इस बार सरकार के केंद्रीय बजट को, यूनियन बजट को टाल दे, तब ये एक तरह का प्रेसिडेंट बन जाएगा। हर बार जब भी कोई भी चुनाव हो रहा हो तो ये मांग उठेगी कि आप बजट को आगे हटा दीजिए। और भारत में हर साल कहीं ना कहीं चुनाव हो ही रहा है, होता ही है। तो क्या हमें ये प्रथा शुरू कर देनी चाहिए कि हम चुनाव को देखकर बजट का डेट तय करें? देखिए तमन्ना जी, एज ए पार्लियामेंटेरियन मैं अपने पैनल को एक चीज बताना चाहता हूं कि बजट ऑफ इंडिया के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है। यहां पर अगर पार्लियामेंट में 1 तारीख को बजट पास हो गया, फिर 7 तारीख को पार्लियामेंट बंद है, फिर सब लोग चुनाव में जाएंगे, उसके बाद फिर दोबारा पार्लियामेंट खुलेगी। तो पार्लियामेंट में जो पास हुआ है बजट, वो दोनों सदनों में हर मंत्रालय का बिल बजट पास होकर के 1 तारीख से ही इंप्लीमेंट होगा।
तो अगर ये हो भी जाता है तो भी मेरा ये कहना है कि 1 अप्रैल से शुरू होगा ये, चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में हो। मैं बिल्कुल प्रधान जी से एग्री करता हूं, प्रधानमंत्री शरद प्रधान जी से एग्री करता हूं कि प्रधानमंत्री मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की, चुनाव सुधार की बात कर रहे हैं, हमारी पार्टी उसका समर्थन करेगी, लेकिन उसमें सबसे पहली शर्त यह है कि फ्री एंड फेयर पोल तो उसकी पहली शर्त है। बिल्कुल, अगर मतदाताओं को चुनाव के मौके पे घूस दी जाएगी, उनके फैसले को प्रभावित किया जाएगा, और ऐसा नहीं है मेरे मित्र रामकृपाल जी, यहाँ बीड़ी के बंडल पे, शराब के हद्दों में वोट पड़ रही है। किस दुनिया की बात कर रहे हैं? ये यूरोप नहीं है, ये अमेरिका नहीं है। ये यहाँ पे कैसे गरीब लोगों को लूटते हैं पूंजीपति और उनके जो एजेंट हैं, गांव-गांव, गली मोहल्ले में शराब पकड़ी जाती है। 600 करोड़ रुपए पकड़े गए तमिलनाडु के चुनाव में। ओके, रामकृपाल जी इसका जवाब दें। सुधार हो रहे हैं। रामकृपाल जी, क्या बजट का इतना असर पड़ेगा, या क्या बजट वाकई पॉलिटिक्स से बिल्कुल हटके एक प्रक्रिया है? क्योंकि हमने देखा है कि कई सालों तक, अभी ऐसा नहीं होता है, लेकिन कई सालों तक कौन सी नई ट्रेनें आएंगी इस पर डिपेंड करता था कि रेल मंत्री कौन से स्टेट से हैं। ये भी जमाना हमने देखा है। तो क्या वाकई बजट में थोड़ी भी पॉलिटिक्स नहीं है? नहीं, तमन्ना जी देखिए, अभी त्यागी भाई बहुत अच्छी बात कर रहे थे। इन्होंने इसके पहले खुद कहा था कि टीवी सेट बांटा जाता है, किसी राज्य में मोबाइल फोन बांटा जाता है, किसी राज्य में लैपटॉप बांटा जाता है, और ये सब खुद वो कह रहे थे। मैं केवल अभी एक उदाहरण दिया हूं 2014 का। देखिए, हर तरह के लोग समाज में हैं, लेकिन जो फाइनल वर्डिक्ट आती है, मुझे कृपया एक बार भी बता दीजिए कि कौन सी वर्डिक्ट ऐसी आई है, चाहे वो सेंट्रल इलेक्शन की हो, चाहे स्टेट इलेक्शन की हो। देखिए, लॉन्ग टर्म, आप बिहार में जो जीते हैं नीतीश कुमार का इलेक्शन, आप लोग सब मिल करके वो नीतीश कुमार जी की नीतियों पर लॉन्ग टर्म जो उन्होंने किया है, न कि कोई लॉलीपॉप अचानक देने से कोई जीत जाता है। एक फिर भी मैं बात करता हूं, अभी तो ये नैतिकता की बात हो रही थी। जब नैतिकता की बात हो रही है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, तो जानते हैं एक और नैतिक चीज है जो जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ाई जाती है कि वन हु सीक्स रेमेडी मस्ट कम विथ क्लीन हैंड्स। जो भी न्याय के लिए आता है, उसके जरा हाथ खुद के बड़े बेदाग होने चाहिए। ये भी है, ये कोई लीगल नहीं है, लेकिन ये जो स्टूडेंट आपके कहने का मतलब है कि जो आज ये कह रहे हैं, उन्होंने खुद लोक लुभावने बजट पेश किए हैं। आप लोगों ने भी लोक लुभावने बजट पेश किए हैं। आज आप ये मांग कर रहे हैं संजय झा जी। जी संजय झा जी, छोटी सी बात मुझे और तमन्ना जी, मैं जरा रामकृपाल जी को मैं जवाब दे दूं। नहीं, एक मिनट, मैं जरा रामकृपाल जी को मैं जवाब दे दूं। रामकृपाल जी, आप शायद इस बात को अच्छी तरह से जानते होंगे, आप तो बहुत अनुभवी पत्रकार और संपादक रहे हुए हैं। कम समय प्लीज संक्षेप में। जितनी बाधाकारी राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने किया था यूपीए के 2 के वक्त में जितनी बाधाकारी राजनीति हुई, यदि वो नहीं होता तो लैंड बिल, फूड सिक्योरिटी बिल, ये सब बिल 3-4 साल पहले पास हो जाता। नहीं, वो अतीत की बात ना करें, अतीत की बात ना करें। पॉइंट ये है जीवीएल नरसिम्हा राव जी, बात आपको मानना पड़ेगा। वो मूल सवाल मैं फिर से आपके पास रखती हूं। अंत में क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि केंद्र सरकार ऐसे कोई ऐलान बजट में नहीं करेगी जिससे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन हो? सीधे जो राज्य चुनाव में जा रहे हैं उनके लिए स्पेसिफिक कोई ऐलान नहीं होंगे? अब तमन्ना जी, मैंने पहले भी कहा है, इलेक्शन को और इलेक्शन कमीशन की जो टिप्पणियां हैं, उनका जो सुझाव है, उसको ध्यान में रखेगी सरकार। मैं इतना तो आपको, संवेदनशील सरकार है, सारे संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा और उनका गौरव करते हैं। मुझे इस बात की खुशी हुई है, बजट को लेकर बहुत चर्चा हुआ है, शायद ये प्रीपोनमेंट नहीं होता। सभी राजनीतिक दल ये कहते हैं रिपब्लिक डे परेड भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रिपब्लिक डे परेड में बहुत बड़ा ये दिखाया जाता है, अचीवमेंट दिखाया जाता है हर स्टेट का। ये गलत उदाहरण है, बिल्कुल गलत उदाहरण है। इस प्रकार का भी हमने आपसे पूछा था कि क्या आपको लगता है बजट को टाल देना चाहिए? 64% लोग हमारे पोल में कहते हैं कि बजट को नहीं टाल देना चाहिए, लेकिन 36% लोग कहते हैं कि हाँ टाल देना चाहिए।
चुनाव आयोग इस पर अपने सुझाव ही दे सकता है। आखिरी फैसला केंद्र सरकार को ही लेना है और फिर जो अंतिम सबसे बड़ा फैसला है वो तो खैर 5 राज्यों के जो वोटर हैं उनको ही लेना है और वो ही तय करेंगे कि बजट से वो इन्फ्लुएंस हुए या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज हमारे साथ आवाज अड्डा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।